Hello students, in today's class we will be discussing some important things which are related to measures of central tendency. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन, मोड एंड मीडियन। अब इसी टॉपिक के अंडर हम काफ़ी सारे सब टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि समेशन जो है वो काफ़ी यूज़ आता है हमको, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन क्या क्या होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है समेशन रिलेटेड एक्सप्रेशंस को, वो हम इसकी हेल्प से सीखेंगे। सो फर्स्ट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, सपोज यू नीड टू टेक द समेशन ऑफ k where k is a constant and lower limit of is I is equal to 1 and upper limit is n. In such a case we write it as simply k into n. देखिए ये कैसे आया, हम k का समेशन ले रहे हैं एक कांस्टेंट का n टाइम्स, यानी हम k को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो किसी भी नंबर को जब हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो हमको मिलता है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो k into n विल बी द रिजल्ट। कमिंग ऑन टू द सेकेंड रिजल्ट, सपोज हमको समेशन लेना है ऑफ k इंटू ए आई। अगेन आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लिख लेंगे, मैं बार बार उस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यू कैन टेक द कांस्टेंट आउटसाइड द समेशन एंड यू कैन राइट इट एज k इंटू सिग्मा ए आई। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। कमिंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, सो सपोज समेशन में हमारे पास में है ए आई प्लस बी आई, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आई प्लस समेशन ऑफ बी आई। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हटाया जा सकता है, जैसे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं समेशन को, एंड माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। एडिशन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट डिवीजन के केस में नहीं कर सकते हैं। सपोज सिग्मा ए आई अपॉन बी आई है, उसको हम सिग्मा ए आई अपॉन सिग्मा बी आई नहीं लिखेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज आपको समेशन लेना है यहाँ पे ए आई प्लस बी आई होल स्क्वायर का, तो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर प्लस सिग्मा बी आई स्क्वायर। आप ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस 2ai बी आई। अब इसी को देखिए आप क्या लिखेंगे, सिग्मा ए आई स्क्वायर हम अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन के केस में तो हमने इसको अलग कर दिया, प्लस सिग्मा बी आई स्क्वायर लिखा, प्लस सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ ए आई बी आई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 2 समेशन ऑफ ए आई इंटू बी आई। अब ये हमने कैसे लिख लिया, तो देखिए 2 जो है कांस्टेंट है, तो हमको पता है कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन आउटसाइड द समेशन। ए आई और बी आई जो है वो अभी भी समेशन में रहेगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको आगे काफ़ी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। सो द सेकेंड टॉपिक इज़, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन में हमारे पास में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें सीखते हैं कि एक टर्म होती है चेंज ऑफ स्केल और एक टर्म होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अब ये टर्म्स क्या है, पहले हम उनका मतलब समझते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज चेंज ऑफ स्केल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेंज ऑफ स्केल है वो क्या होता है, और एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, और वी कैन से दैट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हमने देखिए मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका मीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्केल मीन्स कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स आई, उसमें आप क्या कर रहे हैं, के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चेंज ऑफ स्केल का ये मतलब होता है, हम अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसको हम चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। दिस इज़ अ कॉमनली यूज टर्म। तो
कभी एग्जाम में आपको अगर आए कि आप चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट बताइए मीन पे, तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब सिंपल सा ये है कि उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हमको बोले कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब बताएं, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का सीधा सा मतलब है कि हमने कुछ ऐड किया है, आइदर वी हैव परफॉर्म एडिशन और वी हैव परफॉर्म दी सब्ट्रैक्शन। तो ये टर्म्स है, बस इनको हमको ध्यान में रखना है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मीन की, अब सपोज देयर आर n ऑब्जर्वेशन। देखिए अभी तक हमने इंडिविजुअल इफेक्ट्स देखे थे कि हम अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं ऑब्जर्वेशन में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम ये देख रहे हैं दोनों चीज़ें अगर साइमल्टेनियसली कर दी जाए, यानी कुछ मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए हर एक ऑब्जर्वेशन में, यानी सपोज हमारे पास में ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 से लेके xn तक, एंड हमारे पास में जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं वो है y1 y2 से लेके yn। दीज आर दी चेंज्ड ऑब्जर्वेशन। अब हमने चेंज क्या किया है मैं आपको वो बताता हूँ। हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी मैंने क्या किया है, x में x के जो भी एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशंस थे दैट इज xi, जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, उसमें मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया है एंड मैंने उसमें कुछ ऐड भी कर दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन किया, देन हमने कुछ एडिशन भी कर दिया, सपोज हमने b ऐड कर दिया और उससे हमको हमारे नए ऑब्जर्वेशंस मिल गए दैट इज yi। तो yi हमको मिल गया axi प्लस b। अब हमको ये देखना है इससे हमारे मीन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिनल मीन अगर निकालें तो ओरिजिनल मीन तो होगा x बार। अभी हम सिर्फ अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा xi अपॉन n। तो ये फॉर्मूला है मीन का। अब अगर हमको y बार निकालना है तो हमको पता है y बार क्या होता है, y बार इज सिग्मा yi अपॉन n। क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, उसको आप स्मॉल n या कैपिटल N दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम हमारी कैलकुलेशन करते हैं कि जो y बार है वो कैसे निकलेगा। तो yi का वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख देंगे, yi कितना है ax प्लस b, उसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, y बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, एंड अगेन लोअर लिमिट अपर लिमिट आप खुद से लिख लेंगे, मैं सब जगह नहीं लिखूंगा उसको। सो i इक्वल टू 1 से लेके n तक, एंड axi यहाँ पे भी आप कैपिटल N का यूज़ कर लें, अगर सब जगह हम कैपिटल N यूज़ कर रहे हैं तो दिस विल बी कैपिटल N। सो समेशन ऑफ axi प्लस b, हम axi प्लस b का यहाँ पे समेशन ले रहे हैं एंड डिवाइड इट बाय n। फर्दर इसको सॉल्व करने पे देखिए पहले आप एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा axi प्लस सिग्मा b। तो सिग्मा axi में आप a को बाहर ले पाएंगे तो आपको मिलेगा a टाइम्स ऑफ सिग्मा xi, एंड अगेन i इज इक्वल टू 1 से n, देन आपको मिलेगा प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ b, एंड अगेन i गोज फ्रॉम 1 to n एंड डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट अब देखिए इन टर्म्स को अगर मैं अलग अलग कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a टाइम्स ऑफ सिग्मा xi अपॉन n कैपिटल N, एंड प्लस में हमको मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस में वी विल गेट, देखिए कांस्टेंट वाला हमने जो रूल पढ़ा है सबमेशन में, k का सबमेशन क्या होता है kn, यानी b का सबमेशन क्या होगा b इंटू n। यहाँ पे कैपिटल N है तो हमने कैपिटल N लिख दिया, देन n से n हो गया कैंसिल आउट, और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो मेरा मीन है वो कितना आ रहा है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ y बार इज इक्वल टू, देखिए सिग्मा xi अपॉन n का वैल्यू कितना था, x बार के बराबर, मल्टीप्लिकेशन में a है, यानी मुझे क्या मिला a x बार प्लस b। इसका मतलब ये है कि अगर xi में a को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसमें b ऐड किया जाता है तो सेम इफेक्ट पड़ता है हमारा मीन पे भी। ऑब्जर्वेशन पे जो इफेक्ट था axi प्लस b, वो सेम इफेक्ट मीन पे पड़ा, हमको नया मीन क्या मिला ax बार प्लस b। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है फॉर चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर मीडियन की बात होती है तो देखिए जो ऑब्जर्वेशंस, अगर हमको जो रिजल्ट मीन के लिए मिल रहे हैं वो सेम ही रिजल्ट हमको मीडियन के लिए मिलेंगे, तो y बार विल बी इक्वल टू a टाइम्स, या हम ये बोल सकते हैं जो न्यू मीडियन है हमारा, इट विल बी a टाइम्स ऑफ m प्लस b। जो इफेक्ट मीन पे है वही इफेक्ट हमारा मीडियन पे भी पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट इज द मीन ऑफ a। मीन ऑफ a इज इक्वल टू 1 से n, यानी मीन ऑफ a इज इक्वल टू 1 से n। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे,
हम यहाँ पे एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं अब, विच इज़ कॉल्ड कंबाइंड मीन। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड वेटेड मीन। अब ये क्या होते हैं, इन टर्म्स का क्या मतलब है, हम वो समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंबाइंड मीन। सपोज हमारे पास में दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में हमको डेटा दिया गया है G1 एंड G2, और हमको ये बोला गया है G1 जो ग्रुप है उसमें जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन है x1 बार एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1 आर n1। सिमिलरली ग्रुप 2 में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का मीन जो है वो x2 बार एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2। ऐसे में अगर हमको दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन निकालना है, यानी मैं दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर रहा हूँ, आई एम कंबाइनिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इन सच अ केस द न्यू मीन विल बी गिवन बाय x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। एंड सिमिलरली वेटेड मीन की हम बात करते हैं। अब वेटेड मीन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो वेटेड मीन का ये मतलब है, देखिए जनरली क्या होता है, हम जब ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालते हैं तो हम हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इक्वल वेटेज देते हैं। हमारे लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन में हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं। बट वेटेड मीन का क्या मतलब है ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो वेटेड मीन का मतलब है, सपोज हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST एंड हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। अब सपोज हमारा जो एग्ज़ाम होता है, मैथ्स का एग्ज़ाम सपोज 150 मार्क्स का हो रहा है, साइंस का एग्ज़ाम सपोज 100 मार्क्स का हो रहा है, इंग्लिश का एग्ज़ाम सपोज 50 का हो रहा है एंड SST का भी 50 का हो रहा है, बट हिंदी की एग्ज़ाम 25 की हो रही है। अब देखिए, अगर मुझे स्टूडेंट्स के रिजल्ट की बात करनी है, मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट है जिसने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, उसको मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी वो अच्छे हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसको हिंदी में जो मार्क्स आए हैं वो मैथ्स के कंपैरिजन में अच्छे हैं। बट अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट बेटर किसका होगा, जिसको मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, बिकॉज मैथ्स का जो वेटेज है इट इज़ 6 टाइम्स ऑफ हिंदी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट्स। हम वेट्स असाइन कर देते हैं। कैसे वेट्स असाइन किए जाते हैं, तो हम वेट्स असाइन करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक रेफरेंस लेके। सपोज आपने अगर SST को रेफरेंस लिया तो SST के कंपैरिजन में मैथ्स का वेटेज कितना हो गया, 3 टाइम्स, यानी उसका वेटेज हो गया 3। बट सबसे इजी तरीका क्या है कि जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है उसको आप वेट 1 के बराबर असाइन कर दीजिए। यानी जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे वेट असाइन कर रहा हूँ, मैं वेट्स जो है यहीं पे ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ। मैंने हिंदी को वेट असाइन कर दिया है 1 का। अब हिंदी को अगर 1 का वेट असाइन किया है तो SST का उसके कंपैरिजन में वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज ये डबल वेटेज कैरी कर रहा है एज कम्पेयर टू हिंदी। सिमिलरली इंग्लिश का वेटेज भी 2 हो जाएगा। SST का साइंस का वेटेज इन कंपैरिजन टू हिंदी 4 टाइम्स है, तो इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 4। मैथ्स का वेटेज हिंदी के कंपैरिजन में 6 टाइम्स है, यानी मैथ्स का जो वेटेज है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो दीज आर द मेथड्स टू असाइन द वेट्स। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे में मीन कैसे निकाला जाएगा। तो जो वेटेड मीन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, x बार इज इक्वल टू, यू नीड टू मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन विद इट्स वेट। तो ये x1 ऑब्जर्वेशन है, दिस इज x1, दिस इज W1। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा x2, उसका वेट होगा W2। वेट को हम उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल टेक समेशन, दैट इज वी आर गोइंग टू ऐड दीज ऑब्जर्वेशंस। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ गया W1, नीचे डिनोमिनेटर में जो है आप सारे वेट्स को ऐड कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड वेटेड मीन। इसको अगर आपको दूसरे वे में लिखना है इन अ शॉर्टर वे तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI, यानी इसका अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ तो इट विल बी सिग्मा WI XI, I goes from 1 to n divided by sigma WI. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज
टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक होता है हमारा एसिमेट्रिक, या हम बोल सकते हैं स्क्यूड। दो नाम है इसके, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो चीज़ है ये क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, हम सपोज फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया, तो फ्रीक्वेंसी कर्व सपोज कुछ इस तरीके से आया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस अगर मैं बनाऊं जस्ट इसके मिडल में हमने एक लाइन बना दी, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लेफ्ट साइड में जैसा कर्व मिल रहा है वैसा ही राइट साइड में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और सिंपली द फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। अब इसमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बस आपको याद रखना है। मीन, देखिए ये जो मिडल वैल्यू है यही आपको मीन भी देगी, यही आपको मीडियन भी देगी और यही आपको मोड भी देगी। मीन एक्स बार इज इक्वल टू मीडियन एम इज इक्वल टू मोड जेड। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन we get the frequency curve symmetric along a particular axis, we get a symmetrical frequency curve about a particular axis, and in a symmetric distribution mean is equal to median is equal to mode। mean, mode और median तीनों symmetric distribution के केस में आपस में इक्वल होते हैं। skewed और asymmetric distribution में हम एक particular टाइप लेते हैं, सपोज moderately सिमेट्रिक, या मैं बोल सकता हूं कि मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो दो तरीके से बन सकता है। कुछ इस तरीके से कर्व बना सपोज, तो हमने एक केस यहाँ पे ले लिया है, बस इसी केस को हम एनालाइज करते हैं। सपोज यहाँ पे हमको मीडियन मिल रहा है एक्स बार, सॉरी यहाँ पे हमको मीन मिल रहा है एक्स बार, मिडल में हमको मीडियन मिल गया एम, एंड यहाँ कहीं पे मुझे मोड मिल गया दैट इज जेड। आप देखिए मैंने ये जो कर्व बनाया है, दूसरा कर्व मैं आपको बता देता हूँ कैसा बनेगा। आप जस्ट इसको ऐसे रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, मतलब ये ऐसे बनने वाला है डिक्रीजिंग, पहले शार्पली इंक्रीज होगा देन शार्पली डिक्रीज होगा। इन सच अ केस देखिए आपने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारा मोड है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए वो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका क्या मतलब होता है, मोड या मैं बोल सकता हूँ मीन माइनस मोड। देखिए इसका क्या डेफिनेशन है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन और मोड के बीच का जो गैप है, द गैप बिटवीन द मीन एंड मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द गैप बिटवीन मीन एंड मीडियन। देखिए ऑर्डर ध्यान रखना है हमको, मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो हमेशा बीच वाली वैल्यू होती है तो वो बीच में लाया करेगा। मीन से लेके मोड का जो डिफरेंस है, ये जो मीन और मोड के बीच में डिस्टेंस है, इट इज़ 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन mean and median. Again I am repeating, the distance between mean and mode is 3 times the distance between mean and median. इसी को अब हम simplify करते हैं, तो mean होता है हमारा x बार, mode होता है z, so this is equal to 3 times of x बार minus m। अब आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, आपको मिलेगा x बार इज इक्वल टू z प्लस 3x बार एंड माइनस का 3m। तो आपको अगर z निकालना है तो z कितना आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकालते हैं। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, इनका कोई भी प्रूफ या डेरिवेशन करने की हमको
ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हमने इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी है. एक चीज़ हमको और पढ़नी है, एक नोट है जो आप लोग लिख लेंगे. प्लीज़ राइट द नोट, आई एम डिक्टेटिंग. द नोट इज़ द मीन डेविएशन इज़ मिनिमम. द मीन डेविएशन इज़ मिनिमम when it is measured above the median. The mean deviation is minimum when it is measured above the median. इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेई में, उनको हमको अटेम्प्ट करना है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमको ये दिया गया है कि ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास में, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है. सपोज x1 से लेके x101 तक, और एक कंडीशन ऐड कर दी गई है कि x1 इज़ लेस देन x2. यानी हमने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया है. द ऑब्जर्वेशंस आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हमको पता है असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं. अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो मीन डेविएशन है वो किसके अलोंग मिनिमम आएगा. तो मीन डेविएशन मैंने अभी आपको बताया मिनिमम आता है अलोंग दी मीडियन. सो मीडियन में मैं क्या करूँगा, पहले मुझे पता होना चाहिए मीडियन क्या होगा. यहाँ पे n का वैल्यू 101 है, तो मुझे पता है जब भी n मेरा ऑड होता है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन व्हेन n इज ऑड. तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 51st ऑब्जर्वेशन, यानी जो 51st ऑब्जर्वेशन है दैट इज x51. x51 will be the median, will be the value around which we are going to get the mean deviation minimum, क्योंकि mean deviation किसके along minimum मिलता है, along the median. So that's it. This is all about this topic. Please note this.